morning, children. So now we are starting a new chapter, that is called chapter number 6, World after World War II. Right? This is my first lecture connected to chapter number 6. Acha, what you are supposed to study in this chapter? In this chapter, you are supposed to study the world which existed after World War II. Right? That is the world after 1945. बराबर है? The world which existed after 1945 is my chapter. Okay, there are many topics and we will go simultaneously on the topics. हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन। वो मैंने आपको चौथे चैप्टर में बताया था। कैसे कि एक बाजू एक तरफ वर्ल्ड वॉर II was in full swing and on one side the talks to establish such an international organization was going on which could entitle peace to the world, which could avoid the flames of war. है समझ में? तो ये बात हुई। आपको मालूम है मैंने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया आपको फर्स्ट टर्म में कि on 24th October, that means on 30 September, World War II came to an end. Officially, everything was closed. On 24th October, United Nations was established. Acha, who was the prime member to establish United Nations? It is a American President Roosevelt. Understood? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उसके जरिए ये काम हो पाया और उसने यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। उसके बाद जैसे हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना यूएन का। मैंने आपको सिविक्स में भी पढ़ा है कि जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स यूएन के चार्टर में है, हमारे देश के चार्टर में नहीं है वो, है समझ में? लेकिन जो मेंबर्स यूएन में आए, जो मेंबर यूएन के तहत इसका रजिस्टर हुए, तो वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपल्सरी उसको यूएन चार्टर मानना पड़ा और अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे मोटे चेंजेस करने की नौबत आई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स का तो लिखा था, लेकिन यूएन चार्टर ने जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए वो हमने इंस्टॉल किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट rights was given as the constitutional rights to each and every citizen of India. तो ये जो यूएन का काम है, यो मैं अभी पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेसन 6 का ही टॉपिक है, हमारा पेज नंबर 39 का ही टॉपिक है, लेकिन 6 से कनेक्टेड कब है? यूएन एस्टैब्लिश हो गया, यूएन का कार्यकाल शुरू हो गया, यूएन का कामकाज शुरू हो गया, वो एक बात है, लेकिन 1945 के बाद जो हुआ वो अलग बात है। वो मैं आपको डिटेल टॉपिक सेकंड और थर्ड में दिखाऊंगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक पढ़ते हैं, है समझ में बेटा? वी आर एट प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 39। यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, यू कम टू पेज नंबर 39। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम जनरली मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हमारा लेसन शुरू होता है सेकंड टॉपिक से, है समझ में? So let us start. Page number 39. The pages of history are full of innumerable wars which was fought in India and the world. Yet the most destructive war
which will always be remembered in the modern world as First and Second World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो काफी कुछ कम था क्योंकि उसमें कन्वेंशनल वेपन्स का यूज किया गया था, लेकिन सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है वो काफी भयानक था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वॉर के एंड में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए गए थे, और ये वेपन्स कहां से आए? वैसे तो हमारे पास लंबे लेक्चर लेने का टाइम नहीं होता है बेटा, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, पूरा करना पड़ता है थोड़ा समय में, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो हम बोलते हैं अमेरिका के पास वो वेपन आया, वो दरअसल कैसे आया था, कैसे बना था, और कैसे अमेरिका ने उसमें यूज किया था, ऐसा वो बात करेंगे। Right? The League of Nations was formed with the purpose of establishing permanent peace in the world. और आपको मालूम ही है लीग ऑफ नेशंस किस लोगों ने बनाई थी? तो बड़े राष्ट्र ने बनाई थी उस वक्त, और सबको अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। इंग्लिश में वैसे बोलते हैं each and every nation had their personal benefit, had their personal self-interest in League of Nations, and that is why League of Nations could not succeed. और इसीलिए तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि लीग ऑफ नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर लीग ऑफ नेशन सही तरीके से जाता, उसमें जो रखा गया था प्रस्ताव वो सब साफ तौर पे पालन होता, तो शायद इटली में फैसिज्म का जन्म नहीं होता, जर्मनी में नाजिज्म नहीं बनता, और हिटलर इतना पावरफुल नहीं बनता, क्योंकि सारी फसाद की जड़ क्या थी? लीग ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, राइट? ओके, बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन इट फेल्ड, and in 1939 the war broke out. The disturbed state of wars, World War II, pursued human beings once again, and the war came to an end. As a result, the United Nations was established on 24th October 1945. तो ये हमारा पहला हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन चार्टर, चार्टर मीन्स मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन, हम पहला वाला हिस्से की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल and explains the goals of United Nations. Goals of United Nations means why United Nation was established. Because they did not want to repeat the same mistake which took place in 1990 at the time of League of Nations. अभी मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ, फूल हुई, और सेल्फिश मोटिव की वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, और इसका फेलियर डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में परिवर्तित हुआ। तो दोबारा ऐसी गलती ना हो जैसे लीग ऑफ नेशन में हुई थी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन बनाने के बाद, चार्टर बनाने के बाद ऐसे कायदे कानून रखे गए ताकि नेक्स्ट टाइम, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने से हम बच सके, मीन्स अवॉइड कर सके, राइट? नंबर 1, देयर इज अ डिटर्मिनेशन टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द बैंक्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव वॉर। बैंक्स मीन्स डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन, क्योंकि आज भी नुकसान कैलकुलेट होता है, लेकिन आज भी इतने साल के बाद भी रियल में हर एक देश का कितना नुकसान हुआ था उसके फिगर आज भी जारी नहीं किए गए हैं। इतना बोल सकते हैं कि यूरोप पूरा बर्बाद हो चुका था,
पूरा बर्बाद हो चुका है, राइट? Here, emphasis has been laid on responsibilities born out of international community. International community means all the nations. It was a collective responsibility of all the nations to stop this type of activity taking place. War ऐसे तो नहीं होता, तो why could not we stop this? Why should we endanger human species for more and more wars? Because see, at the time of end of World War II, the most destructive weapons of that time, I am not talking about today, the most destructive weapons of that time, that is called technology of that time, was displayed. That is Hiroshima and Nagasaki. And the destruction was witnessed around the people of the world. And see, that was just a glimpse of destruction. But if that continues, as we know, science and technology always progresses day by day. If this thing happens today, then it would not be possible for mankind to live on this earth. Means whole world will be blew to ashes. उस वक्त तो सिर्फ अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन था, अब तो भिखारी देश के पास भी है। तो सोचो, अगर एक देश ने न्यूक्लियर वेपन से हमला किया, तो उसका हमला भी न्यूक्लियर वेपन से होगा, थोड़ी कन्वेंशनल वेपन से होगा, दोनों तबाह हो जाएंगे। वो तो हो गए, लेकिन आसपास के देश भी उसमें उसकी जपट में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, नो मोर वॉर्स। दैट इज व्हाई war was established, right? Emphasis has been laid on developing tolerance mutually so that world can develop socially and economically. Right? The concept of tolerance. And it must be seen. There was absence of tolerance in 4th and 5th decade in Europe, and hence World War II took place. सबको दिखा देना चाहिए था, और इसीलिए World War II हुआ। तो tolerance was made as a maximum part. It means stress was laid on tolerance in the way कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, नेगोशिएट करो। War is not a solution. बैठ के बात करते, कोई भी कोई हल निकल जाएगा। We will come to a conclusion. Understood? See. Economic, social and cultural problems should be solved with intervention of UN and human rights, as well as basic freedom should be disseminated with respect to caste, creed, gender, religion, language or so on. Means universal brotherhood. जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वसुदेवम कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज फैमिली। जो भी डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन वॉर नहीं चाहिए, नो मोर वॉर्स, राइट? लास्टली, अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स एवरी नेशन who has become a member of UN has to approach this charter sincerely, has to apply consciously with wholehearted principle as a part of their moral responsibility. ऐसे नहीं कि चलो बुक में लिख दिया, हमने बोल दिया, काम हो गया। They have to work upon it. A number of nations are working upon it. Understood? Then and then only the motive of UN can be satisfied. वरना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने से कोई काम नहीं चलता, उस पर काम करना पड़ता है।
अगर सही ढंग से काम हुआ तो ही उसका महत्व बढ़ता है, वरना लीग ऑफ नेशन की तरह जस्ट एज अ इंस्टीट्यूट बन के रह जाएगा, राइट। थस यूनाइटेड नेशन चार्टर concludes that dismissal of war is the constant urge of coming years. Dismissal, see, not suspension, dismissal of war. No war at any cost, because mankind has seen the destruction in the last stage of in World War II. World War II के उत्तरार्ध में पूरी दुनिया ने देख लिया था जापान की क्या हालत हुई थी, बराबर। तो ये दोबारा ना हो, ये अवॉइड करने के लिए ये सब चार्टर में रखा गया था, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। तो ये था फर्स्ट टॉपिक यूनाइटेड नेशन। नाउ वी आर कमिंग टू टाइटल ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट थिंग, Cold War. Cold War means war without weapons. Now see, why it happened. As I told you, in the starting of 20th century, England and France were two superpowers which existed in the world. Then World War II, then World War I took place. These both nations fought hand to hand to defeat other nations. Finally, Germany, let us name it. Germany was defeated. League of Nations was created. अच्छा, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर थे और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जर्मनी पे ऐसी शर्तें लगाई जो आने वाले वक्त में वो घातक साबित हो सकती थी, और वो भी हुई भी 1939 है। अच्छा, 1939 to 1945 वर्ल्ड वॉर II रहा। इंग्लैंड और फ्रांस लड़े। इंग्लैंड का तो पता नहीं, लेकिन फ्रांस को जर्मनी ने 1 ही महीने में खत्म कर दिया था, बिकॉज फ्रांस इज एडजेसेंट बाउंड्री विद जर्मनी, लैंड बाउंड्री, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान की। नवंबर 1940 में फ्रांस में हमला हुआ था, और 26 नवंबर में, आई रिमेंबर द डेट, 1 नवंबर जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था, और 26 नवंबर पूरा फ्रांस जर्मनी के कंट्रोल में था। मतलब फ्रांस फॉल। इंग्लैंड की भी हालत ऐसी ही थी, उससे ज्यादा नहीं थी, लड़ते थे। फिर 1942 के बाद जर्मनी ने रशियन ट्रीटी ब्रोक की और रशिया पे हमला बोला। दिस मेड स्टालिन वेरी एंग्री। रशिया रिप्लाइड, जर्मनी एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड रशिया, लेकिन रशियंस ने बहुत भारी जवाब दिया, और उस वक्त 3-3.5 साल हो गए थे जर्मनी को लड़ते लड़ते। Number of resources were getting exhausted, army was tired, and Russians dodged the attack very carefully. Second thing, this attack was made in December, and you know the pole of Russia, nature was in favor of Russia, और सर्द की वजह से और रशियन आर्मी की वजह से जर्मनी को रिट्रीट करना पड़ा। पहली बार उसने रशियंस की ताकत देखी कि जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते थे वो तो हमारे भी बाप निकले। भागना पड़ा, जर्मनी को रिट्रीट करना पड़ा, और उसके भागते समय रशियन सेना जर्मन सेना के पीछे बर्लिन तक पहुंच गई। Stalin now started full-fledged war, capturing all the eastern provinces of Europe. जो रशिया के हिस्से के एडजेसेंट एरियाज थे, वो सब जो पहले जर्मनी ने कैप्चर किए थे, वो एक के बाद वो एक रशिया कैप्चर करता गया। अच्छा, जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पे
उसका बदला लेने के लिए जापान पे अमेरिका ने हमला बोला। अमेरिका ज्वाइन द वॉर फ्रॉम द साइड ऑफ एलाइज। इंग्लैंड और फ्रांस जो खत्म हुए थे उसको बेस बनाया अमेरिका ने। सो द न्यू मोमेंट वाज इंजेक्टेड बाय अमेरिका। तो अमेरिका जब वॉर में एंटर हुआ तो मैन, मटेरियल, मनी, सब कुछ अचानक आया, विच रीजनरेटेड इंग्लैंड एंड फ्रांस जो मर चुके थे। और वेस्ट साउथ वेस्ट में से, नॉर्थ ईस्ट में रशिया था, साउथ वेस्ट में से इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस का कंबाइंड अटैक था। और इसको बोलते हैं द फाइनल बैटल। पहले तो मार्च अप्रैल में इटली को बिठा दिया एलाइड फोर्सेस ने, जापान को रहने दिया क्योंकि वो अमेरिका निपटेगा क्योंकि एशिया में ही था। इटली में जब वॉर खत्म हुआ, इटालियन लोगों ने ही मुसोलिनी को पकड़ के फांसी पे लटकाया। जो एक समय का चहीता लीडर था, वो उसी लोगों द्वारा उसको फांसी दी गई अप्रैल में। इटली सरेंडर। नाउ द फोकस वाज बीन ऑन जर्मनी because Allied was their need to stop the war. जल्दी से जल्दी अब युद्ध खत्म करने का 6 साल हो गए। And they plan massive plan. नॉर्थ ईस्ट में से रशियन आर्मी था, साउथ वेस्ट में से कंबाइंड आर्मी ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड अलॉन्ग विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका। जर्मनी चारों ओर से घेर लिया, राइट। और दुनिया के इतिहास में जर्मनी पे उस दिन सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसको इतिहास में, हिस्ट्री में बोलते हैं लॉन्ग डे बैटल। इट वॉज 6 जून 1945। आप सर्च कर लेना, लिखना लॉन्ग डे बैटल। मोर देन 8 लाख सोल्जर्स, more than 36 aircraft carriers, more than 3700 tanks। मैं आपको डेटा भी देता हूं, राइट। overrun Germany from all the sides। ऐसा माना जाता है कि हिटलर सब चारों ओर से घेर चुका था और उसने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया, जर्मन सरेंडर हो गया, ऐसा ऐसा माना जाता है। फिर जापान का निवेड़ा आ गया 6 अगस्त से 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी बना, सितंबर में खत्म हुआ। नाउ वर्ल्ड वॉर 1 और पहले के समय में इंग्लैंड और फ्रांस जो सुपर पावर थे वह पूरी तरह खत्म हो चुके थे, इकोनॉमिकली, सोशली नहीं बोल सकते, पॉलिटिकली। और अभी 2 सुपर पावर का नया जन्म हुआ। वो दोनों क्या थे? अमेरिका और रशिया। दोनों ने मिलके जर्मनी को हराया था। लेकिन दोनों के बाद ऐसी कौन सी बात हुई कि जो एक समय के साथी थे, जो एक समय सबसे बड़े दुश्मन को साथ मिलके हराया था, वो आज आमने सामने आ गए और वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति का निर्माण हुआ। तो वो थी डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी मीन्स डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अमेरिका में कौन सी गवर्नमेंट थी? तो कैसे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फ्री गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी दोनों ईस्ट वेस्ट है, दोनों ईस्ट वेस्ट की। कम्युनिस्ट आर नेवर लाइक्ड बाय डेमोक्रेटिक्स एंड डेमोक्रेसी इज नेवर लाइक्ड बाय कम्युनिस्ट। और जर्मनी ने इतना ताकत लगाया था वर्ल्ड वॉर 2 में, सॉरी रशिया ने, अमेरिका दंग रह गया था उसकी परिस्थिति से। एंड अमेरिका
England, France, other European nations of Western Europe were literally scared कि इतना प्रिपरेशन, इतना सब कुछ रशिया ने इतने टूक समय में कैसे किया, क्योंकि रशिया तो 1919 में आजाद हुआ था, तो 1945 तक इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, ये तो डरने वाली बात है। और उधर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और जो जर्मनी के हिस्से के जो कंट्रीज थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया, एस्टोनिया, ये सब कंट्रीज रशिया ने छीन लिए थे एक के बाद एक, और अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी थी। मतलब होल ईस्टर्न यूरोप वाज कवर्ड बाय रशिया एंड ओनली वेस्टर्न यूरोप वाज इन द हैंड्स ऑफ दिस यूरोपियन नेशंस। सो यूरोप में कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी दोनों आमने सामने आ गए। डेमोक्रेटिक को कम्युनिस्ट का खौफ था कि अगर रशिया आगे बढ़ा तो पूरी यूरोप में कम्युनिज्म छा जाए, और रशिया को डेमोक्रेसी का डर था कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र है, तो हमारे जो छोटे बड़े राष्ट्र में जीते हैं, अगर उधर वो उसकी जपेट में आ गए, लालच में आ गए, और उधर जो कम्युनिज्म आया, मतलब डेमोक्रेसी आया, तो हमारा जो एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ है कम्युनिज्म का, वो खत्म हो जाए। इसीलिए दोनों बाहर से बहुत अच्छे संबंध रखते थे, बाहर से ऐसा दिखाई देता था कि भाई दोनों मित्र हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को काटने पे होते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट वर डिस्लाइक्ड बाय डेमोक्रेटिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स वर डिस्लाइक्ड बाय कम्युनिस्ट। अंडरस्टूड? Russia feared that whole world will turn into democracy, and America feared the whole world will turn into communist. So ये डर की वजह से दोनों कंट्रीज ने अपने अपने प्यादे स्ट्रॉन्ग कर लिए, राइट? और इसमें मैं आपको एक बात बोलूं, कई सारी मूवीज में दिखाते, अगर आप कोल्ड वॉर के पहले की पिक्चरें देखो, आपका जन्म भी नहीं होता होगा, आप अपने पापा से पूछ लेना, उस वक्त आपकी एज के होंगे, जितनी सारी 1990 के पहले की जेम्स बॉन्ड की मूवी आई है, वो सारी मूवीज में, क्योंकि आपको मालूम है जेम्स बॉन्ड इज इटर्नल कैरेक्टर, जैसे हमारी सीरीज शरद चाप के पिक्चर आती है ऐसे सुपर हीरो वाले, दबंग में, फबंग में, ऐसे कुछ, वैसे भी हॉलीवुड में तो पहले से ही ऐसे पिक्चरें बनती थी। जेम्स बॉन्ड उसमें सबसे बढ़िया थी, तो आप देखना 1990 के पहले की जेम्स बॉन्ड की जो सीरीज थी, उसमें कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक को साथ में, अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने होते हैं। जेम्स बॉन्ड अमेरिकन एजेंट होता है, एक ब्रिटिश एजेंट होता है जो अमेरिका के लिए काम करता है, रशियंस के खिलाफ, केजीबी के खिलाफ। और ऐसा बोला जाता है कि रशिया की जो स्पाई इंस्टीट्यूट थी, जिसको बोलते हैं केजीबी, राइट, वो इतनी खतरनाक थी कि वो कोई भी काम दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री में भी क्यों ना हो, वो अपने एजेंट द्वारा करवाते थे। और ये खौफ इतनी पूरी दुनिया में फैल चुका था। आज भी कई ऐसी मूवीज आती है, राइट, जो कोल्ड वॉर पे आधारित होती है, राइट, कई मूवीज हॉलीवुड में आज भी ऐसी बनती है। मैंने रिसेंटली लॉकडाउन में अभी एक मूवी देखी थी, अ गुड डे टू डाई हार्ड पार्ट 4। उसमें जो अमेरिका का एफबीआई का एजेंट है, हीरो का एजेंट लड़का, वो बाप बेटा दोनों चौलीबॉल जाते हैं, वहां जहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ 1986 में रशिया में, और उधर से न्यूक्लियर कोड्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। कई सारी मूवीज है ऐसे, लेकिन बेस क्या था? डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। रशिया अमेरिका को दिखाना चाहता था, अमेरिका रशिया को दिखाना चाहता था, और इसके बीच में
फ्रांस और इंग्लैंड तो खत्म हो गए थे। 1947 जैसे हमारा देश पहले आज़ाद हुआ, उसके बाद एक एक देश आज़ाद होने लगे। यूरोप, खास करके एशिया और अफ्रीका के देश जो अमेरिका सॉरी इंग्लैंड और फ्रांस की चुंगल से छूटे थे, और ये तबका दोनों ने फायदा उठाया। किसने? रशिया और अमेरिका ने खुला खुला मदद करने की कोशिश की, खुला खुला कि आप मेरे कैंप में आ जाओ, मैं आपको 5 दिन में जन्नत दिखा दूंगा, आपको डेवलप कर दूंगा ऐसे ऐसे। लेकिन भैया हर एक डेवलपमेंट की कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स। कई सारे देश अमेरिका की पनाह में चले गए, लालच में लगे। कई सारे देश रशिया की पनाह में चले गए, और ऐसा ही एक पनाह में जाने वाला देश हमारा परम मित्र पाकिस्तान जो है, वो उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठ गया था। जब आप लोग स्कूल में आओगे तो मैं डिटेल में ये बात करेंगे 2-3 घंटे। अभी टाइम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, टाइम से बंधा हो, वरना तो 2 घंटे लेक्चर चलता, पूरी डिटेल बताता आपको। ऐसा समझो। तो हमारा जो परम मित्र है पाकिस्तान, जो सबसे ज्यादा हमारा दोस्त है भारत का, वो जाके कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया। वैसे भी बोलते हैं वो मदारी का खेल आपने देखा होगा, बंदर को नचाता है, बराबर। और वैसा ही आप सोचो, इमेजिन कर लो आप बन करके, अमेरिका एक देश बंदर वाला, वो मदारी के रोल में था, और पाकिस्तान जैसे कई बंदर उसने पाल रखे थे जो अपनी डूब भी गए, नचाता था। उसका क्यों नचाने का फायदा था कि भाई हम आपको मदद करें, दूसरे देश में आप तोड़फोड़ कराओ, हैरान करो, और उसको हमारी पनाह मिला। अभी तो इक्वेशन चेंज हो गया सब कुछ। अभी हम ऐसे मानते हैं कि भाई अमेरिका हमारा परम दोस्त है। अभी हमारे साथ चाइना का कुछ लफड़ा चल रहा है, तो हमारे अमेरिका हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया के सपोर्ट में जो हमारा इंडियन ओशन में अमेरिका का नेवल बेस है, आप सर्च करना नेट पे, डियागो गार्सिया, ये बहुत बड़ा नेवल बेस है अमेरिका का, आइलैंड है डियागो गार्सिया। और उधर से अमेरिका ने एशिया में ध्यान रखने के लिए, चाइना को काटने के लिए, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट है, वैसे हो गया था। मतलब अभी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही अमेरिका आज जो हमको सपोर्ट कर रहा है, वही अमेरिका हमारे खिलाफ था, क्योंकि वो पाकिस्तान ने उसने भरपूर मदद की है। कोल्ड वॉर के समय की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन कोल्ड वॉर ऐसा वॉर था, दोनों देश आमने सामने आ गए थे, और यूएन जो बना था उसकी भी कोई हैसियत नहीं थी, और लोगों को ऐसा लगने भी लगा था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध होगा। और 1961 में तो ऐसी बात भी बन गई थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया आंखें मैदान हो जाएगी। वो मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन कोल्ड वॉर मीन्स वॉर विदाउट वेपन्स, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अमेरिका को रशिया का खौफ था, रशिया को अमेरिका का खौफ था, और ये खौफ में नए नए जो आज़ाद होने वाले जो देश थे 1947 के बाद, वो दोनों देश अपनी पनाह में उसको लेने के लिए बेकरार थे। साम दाम दंड भेद सब नीति अपना के वो अपनी तरफ खींचने लगे थे, और अपना कैंप बड़ा करने लगा था। आप साइंस में पढ़े हो, मैग्नेट जिसको बोलते हैं, मैग्नेट में 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऐसी दुनिया की हालत हो गई थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप आयन फाइलिंग्स का एक्सपेरिमेंट करते हो तो आयन फाइलिंग्स रखो, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में भी अट्रैक्ट होंगे। एक बाजू रशिया था, एक बाजू अमेरिका था। वैसी हालत हो गई थी जिसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, राइट। थ्रू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर resulted in the creation of America and Russia as superpowers while taking place of England and France. इंग्लैंड और फ्रांस कर बैठ चुके थे, उसका सब सुपर पावरशिप लूज हो गया था। In war, England, France, Russia and America worked together. The Russian administration policy created difference, and thus
अमेरिका एंड इंग्लैंड गॉट सेपरेटेड, क्योंकि रशिया में कौन सी गवर्नमेंट थी, मैंने बोला अभी आपको डिटेल में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अमेरिका और इंग्लैंड में कौन सी गवर्नमेंट थी, फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दोनों कभी साथ बैठ नहीं सकते, बिकॉज डेमोक्रेसी एंड कम्युनिस्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। कभी सूरज वेस्ट में से निकल सकता है, अगर सूरज वेस्ट में से निकले तो कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक साथ बैठ सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। आया समझ में? ओके। A strong competition between two superpowers, that is called America and Russia, to establish supremacy over the world emerged after Second World War. दोनों दिखाना देना चाहते थे, I am the best. और उस वक्त कई सारे राष्ट्र आजाद होने लगे, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की चंगुल से। अमेरिका और रशिया दोनों देश एक दूसरे की लालच लपेट में आने लगे, राइट? सब कुछ चौचावर करने के लिए थे, हाँ आप हमारे कैंप में आ जाओ बस। इसीलिए वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, राइट? द पावर वाज सेक्युलराइज्ड बिटवीन टू पोल्स। अभी मैंने मैग्नेट का एग्जांपल दिया ना आपको, नॉर्थ और साउथ को, अमेरिका एंड रशिया। Therefore, this same period is considered as a bipolar order of the world. दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक हिस्सा अमेरिका वाला था जो डेमोक्रेटिक हिस्सा था, और दूसरा हिस्सा था कम्युनिस्ट वाला जो रशिया का हिस्सा था। Owing to the extremely tense relation between two power blocks, this phase is called Cold War phase. उसको हम क्या बोलते हैं? Cold War बोलते हैं, right? At various incidents, both the superpowers almost came into direct conflict with each other. दोनों एक दूसरे को दिखा देना चाहते थे, आई एम द बेस्ट। वेपन्स की रेस लगी थी मैन्युफैक्चरिंग की, और जो देश उसकी पनाह में आते थे खुला वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते थे। वैसे तो यूएन बना था वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड करने के लिए, लेकिन 10 साल के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 की दहशत मंडराने लगी। सिर्फ 10 साल में थे, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को दिखा देना चाहते थे, राइट? There was a basic change in the relation among the powerful nations after the World War. America and Soviet Union, who was once allied and fought against Nazi Germany and fascist Italy, emerged as the leader of two rival blocs and military groups. मैंने आपको सबको डिटेल में समझाया ना, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए जो एक साथ लड़े थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों की क्योंकि गवर्नमेंट्स व्यवस्था दोनों की अलग थी। एक में डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी, एक में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और दोनों को खौफ था ये मेरे को मार डालेगा, अगर ये मेरे को मारे उससे पहले मैं उसको मार दूं। ये जो डर है, खौफ है, दहशत है, वो पूरी दुनिया में फैल रखी थी उस वक्त। ऐसा कुछ। Thus, the Cold War started between them. Through Britain and France, only emerged victorious. Yes, they lost the superpowership due to terrible ruination and causes of war. खत्म हो गए थे, भिखारी हो गए थे, जिसको हम बोलते हैं 350 साल जो लूटपाट करके इकट्ठा किया था, वो 35 साल में चला गया था। जैसे गुजरात में बार बार बोलते हैं हराम की कमाई हराम ना जाए। हराम की कमाई की थी दुनिया में से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के समय, वो पूरी कमाई वापस चली गई, कंगाल हो गए थे, राइट? जर्मनी, इटली, जापान not only lost the war but ruined economically, politically and militarily. After the World War II, Soviet Union captured eastern part of Germany and other countries like Austria, not Australia, Austria, मैंने आपको सब बोला ना, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and Baltic states. Baltic states में आज भी 3 देश हैं, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। इन तीनों कंट्री के बीच में बाल्टिक सी है, इसीलिए उसको बाल्टिक स्टेट्स बोले जाते हैं। ये सारे देश में रशिया ने अपनी पपेट सरकार बनाई थी, कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी, राइट? Later on, they gave the reins to the respective communist parties to the countries. They did this continue this superiority. अभी
वो वेपन तो ये सिर्फ रशिया के अमेरिका के पास था, लेकिन रशिया ने 1949 में 7 एक्सपेरिमेंट्स किए। कितने? 7 एक्सपेरिमेंट्स। और वो भी अमेरिका की ज्यादा शक्ति वाले। अमेरिका ने जो ताकत वाले बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में ड्रॉप किए थे, उससे कई गुना ज्यादा रशिया ने एक्सपेरिमेंट किया। तो अभी 2 देश हो गए न्यूक्लियर पावर, राइट? In 1949, by conducting the nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear power of America. चलो भैया, हम भी आज न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं। और इसके बाद इतनी तकलीफ वर्ल्ड की बढ़ी, ना पूछो बात उसको, बराबर है? ये जो हमारा कोल्ड वॉर का कॉन्सिक्वेंस है, अब वर्ल्ड डिवाइड, वापिस वर्ल्ड का आर्मी डिवाइड हो गया। आज भी आपने नाम सुना होगा नाटो, राइट? नाटो जो है वो रशियन खौफ की वजह से बना था। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने 3 आर्मी ग्रुप बनाए थे यूरोप में, नाटो, सीटो और सेंटो। और इसको जवाब देने के लिए दुनिया के सारे कम्युनिस्ट देश पोलैंड में इकट्ठे हुए, रशिया की अगुवाई में। पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है। वॉर्सो में सब इकट्ठे हुए और सबने प्रण लिया कि अगर कोई डेमोक्रेसी वाला हमारे को कोई छेड़े, हम सब उस पर टूट पड़ेंगे। और अपना एक ग्रुप बनाया कम्युनिस्ट का, जिसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट, ताकि यूरोप में 4 ग्रुप बन गए थे। नाटो, सीटो, सेंटो डेमोक्रेसी वाले थे और वॉर्सो कम्युनिस्ट वाले थे। That means world divided by power groups, right? One of the most important aspects of the conflicting ideology was mutual mistrust and the sense of doubt of intention. Owing to the fear and mistrust which was born between the superpowers, which led to military groups. कतई भरोसा नहीं था दोनों में, दोनों को खौफ था, डर था। अमेरिका की CIA थी और रशिया की KGB थी। दोनों एक दूसरे को तोड़ने में लगे थे। ये तो बात पॉलिटिक्स की होती है, स्कूल में आओगे आपको बताऊंगा, ओलंपिक्स में भी ऐसा होता था। उसने रमत का मैदान भी नहीं छोड़ा था, उधर भी कोल्ड वॉर होता था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बोला लिमिटेशन है, ये लेसन दोबारा करेंगे आप स्कूल में आओगे तो, राइट? Led by the inspiration of America, Western democratic countries like North Atlantic Ocean Treaty was established, जिसको बोलते हैं नाटो। उसके 2 बड़े मेंबर थे, इंग्लैंड और अमेरिका। आज भी नाटो की सेना यूरोप में है, राइट? आज भी रशिया के खिलाफ लड़ रही है, राइट? नाटो in 1949 April. Then after to protect the southeastern countries on the onslaught of Soviet attack, America and England established one more military organization called SEATO. और वो सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान अमेरिका के बोर्ड में बैठ गया था, डुगडुगी वाला बंदर हो गया था। रशिया एस्टैब्लिश अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वॉर्सो पैक्ट। पोलैंड में मीटिंग हुई, मैंने बोला सारे कम्युनिस्ट देश उधर इकट्ठे हुए और सबने एक ट्रीटी बनाई कि अगर डेमोक्रेसी वाला हमारी कोई दुनिया में किसी भी देश में हल करे, सब इकट्ठा होके टूट पड़ने पे, जिसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट। वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड सेंटो, मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज पे नजर थी। सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन बगदाद एंड एस्टैब्लिश्ड इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ इंग्लैंड। पहले इंग्लैंड आगे आया, फिर आहिस्ता जाकर अमेरिका ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। मतलब ईरान, इराक, सऊदी जो गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, उसके लिए तीसरी एक ट्रीटी बनी थी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हिसाब से 3 ब्लॉक बने डेमोक्रेसी वाला और एक ब्लॉक बना कम्युनिस्ट वाला, नाटो, सीटो, सेंटो, ऑपोजिटली कनेक्टेड टू वॉर्सो पैक्ट। तो ये हालत 1945 के बाद वर्ल्ड की, मतलब अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जो अवॉइड करना चाहते हैं वो
जल्दी जल्दी आ रहा था, आया समझ में? सो दिस वॉज माई फर्स्ट concept, right? Now it is your time to take your homework. Come. Question number 1. UN chart. Right? Write a detailed note on UN chart. Number 2. Right? Short note on military dogs. Military dogs. Established after World War II. Right? Military dogs after World War II. तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है. Write a detailed note on UN Charter, and second, write a short note on military dogs established after World War II. Yes? So we are reading the first lecture of chapter number 6. Right? We'll discuss 4 in second lecture of chapter number 6. Okay, children? Then, goodbye.